हे गाइस, वेलकम बैक स्टोरी। मैं आप सबकी शालिमा और आप सब सुन रहे हैं मेरी मोहब्बत यार। याद करो और बस सपोर्ट दिखाओ। शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मैं आप सबकी शालिमा अब लेके आ गई हूँ वीडियो की रानी स्टोरी। आप सुनिए और बताइए कैसी लगी ये स्टोरी। थोड़ी सी यूनिक ज़रूर है मगर इतनी भी बुरी नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि आपको सुन के कैसा लग रहा है, ये आप सब ज़रूर बताइएगा। क्योंकि ये काफ़ी वक्त के बाद मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो पीछे जाके फ्लैशबैक सुन लीजिए। मैं फ्लैशबैक कह रही हूँ, पीछे का एपिसोड सुन लीजिएगा। वृद्धि मिलने आती है वधु से। वधु और वृद्धि एक दूसरे से मिलते हैं। उनके बीच में आई कांटेक्ट होता है और आई कांटेक्ट होने के बाद एक मैजिकल सा मोमेंट क्रिएट होता है। वो मैजिकल मोमेंट उन दोनों के आँखों में उन दोनों का प्यार साफ साफ दिख रहा होता। बस उन दोनों के अलावा उनकी मोहब्बत इतनी साफ और सच्ची होती है कि इंसान और इंसान के दायरे दोनों ही उन दोनों को नज़र नहीं आ रहे होते। और ख़ासकर वधु को बस ये दिख रहा होता है कि वृद्धि में कुछ तो अलग है जो उसको काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा है। फिर वधु थोड़ा सा अपनी नज़रों को हटाते हुए वृद्धि को कहती है कि वृद्धि, कल कॉलेज आ रहे हो ना? तो कहती कि हाँ। और आशीष का मर्डर जैसे वो नाम लेती है, उसके दिमाग में फिर से वो सारी बातें जो अभी थोड़ी देर पहले उसके घर पे जो उसके कबीले वाले और उसके खिलाफ जो षड्यंत्र रचा जा रहा था और अगली पूर्णिमा को उसको वो लड़ाई लड़नी है, वो सारी चीज़ें उसके सामने आ जाती हैं। तो चेहरे पे एक फेक स्माइल लाते हुए कहते कि वृद्धि बोलती है, वधु तुम टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा। और दादी ठीक है? तो कहते कि हाँ ठीक है। तुम जाओ सो जाओ, काफ़ी देर हो गई है, ऐसे बाहर खड़ी मत रहो, काफ़ी ठंड भी है, तुम्हें ठंड लग सकती है। तो कहती हाँ ठीक है, मैं जा रही हूँ। जैसे ही वधु घर के अंदर जाती है, घर के अंदर दाखिल होती है, वृद्धि भी अपनी गाड़ी में जाके बैठती है और थोड़ी देर अपने दिमाग में सोचती है, क्या सच में मैं अपनी रानी की पदवी बना के रख पाऊँगी? और ये वधु के साथ रहती हूँ तो ये अपना सा एक अलग सी फीलिंग क्यों आती है? मैं ऐसे कैसे? मैं इंसान नहीं हूँ, मुझे ऐसे इंसान की तरह जज्बाती होना अच्छा नहीं है। और फिर ये सोचते हुए गाड़ी स्टार्ट करती है। गाड़ी स्टार्ट करके रास्ते पे उसकी गाड़ी इतनी तेज़ रफ्तार से दौड़ रही होती है कि उसको भी नहीं पता होता कि कब वो अपने घर के सामने पहुंच जाती है। गाड़ी से बाहर आते ही वो जब घर में दाखिल हो रही होती है तो उसकी दादी वृद्धि की पूछती है, वृद्धि कहाँ से आ रही हो? तो कहती कि कहीं नहीं दादी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं बाहर गई थी। तो कहती हैं कि तुम्हें नींद नहीं आ रही थी या वृद्धि को वधु उसकी याद आ रही थी या तुम उससे मिलने गई थी? नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वृद्धि, मैं तुम्हें बस इतना बताना चाहूँगी बेटा कि तुम अपने दायरे मत भूलना, तुम इंसान नहीं हो। बस इतना ही कहती है और वृद्धि आगे बढ़ जाती है। वृद्धि अपने कमरे में जाके बिस्तर पर लेटती है और बिस्तर पर लेटने के बाद वो सोचते सोचते कब सो जाती है, उसको
पता ही नहीं चलता। सुबह भी हो जाती है और सूरज की पहली किरण जैसे उसके फेस पे पड़ता है वो तुरंत उसकी आंखें खुल जाती हैं। वधु इधर तैयार होकर अपने दादी को बोलती है, दादी मैं कॉलेज आ रही हूँ, आपको कुछ चाहिए तो नहीं? थोड़ा सा शाम को थोड़ा देरी हो सकती है, अगर आप प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। तो कहती है कि हाँ बेटा, मैं अपना ध्यान रखूँगी और तुम भी। तुम्हें पता है ना, मायावी जंगल में अलग अलग से अभी हादसे हो रहे हैं, तो प्लीज़ तुम अपना ध्यान रखना। तो कहती है कि जी दादी, ठीक है मैं आती हूँ। और ये कह के वो बाहर निकल जाती है। जैसे बाहर निकलती है तो देखती है कि पहले से ही वहाँ पे कोई मौजूद होता है। उसकी आहट वधु साफ साफ पहचान पा रही होती है। तो जैसे ही दोबारा टर्न होती है, टर्न होने के बाद देखती है कि वो और कोई नहीं, वृद्धि होती है। कहती है वृद्धि, उफ, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। कहती कि तुम इतना डरती क्यों, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तो कहती कि ठीक है तुम हो, मगर अगर कहीं पे तुम नहीं रही तो कहती कि ऐसा कहीं नहीं हो सकता जहाँ पे मैं ना हूँ, और जहाँ पे मैं ना होंगी तो मुझे बस याद कर लेना, मैं आ जाऊँगी। तो कहती कि ठीक है, जब तुम ऐसा बोल रही हो तो ज़रूर कुछ अच्छा ही होगा। कहती कि हाँ ऑफ कोर्स अच्छा होगा, और क्यों नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरे साथ हो तो ज़िंदगी अच्छी चलेगी ना। वो दोनों एक हंसते हुए मुस्कुराते हुए एक समय ऐसा कह सकते हैं कि बन जाता है, और वो दोनों साथ निकल जाते हैं। उनकी बातें उन पे कोई नज़र गड़ाए, उनकी बातें कोई सुन रहा है, उन पे कोई नज़र बनाए हुए रखा हुआ है। बस वो एक मौके के फिराक में है कि बस एक बार मौका मिले और वो अपने मंसूबों को पूरा कर सके। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है और समय आ जाता है, पूर्णिमा का दिन आ जाता है। और ऐसे ही वधु और वृद्धि में नज़दीकियाँ बढ़ रही होती हैं। कभी उसके लिए खाना लाना वधु को, कभी वधु वृद्धि के लिए खाना बनाना या घर पर इनवाइट करना, यही सारे सिलसिले चल रहे होते हैं। धीरे धीरे दोनों के बीच की नज़दीकियाँ बढ़ रही होती हैं, दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्यार पनप रहा होता है। यूँ कह ले कि बस एक दूसरे से कहते नहीं हैं, मगर अंदाज़ा दोनों को होता है। पूर्णिमा की रात होती है और सारे कबीले वाले लबादा पहन के अखाड़े में आ चुके होते हैं। सब लोग, कुछ लोग जो होते हैं उन पाँचों को सपोर्ट कर रहे होते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं भेड़ियों की रानी हमारी वृद्धि को सपोर्ट कर रहे होते हैं। वृद्धि आके खड़े होके सबको देख रही होती है, वहाँ पे कौन किसको सपोर्ट कर रहा है। उसकी जो दादी होती हैं वो भी रहती हैं, और वहाँ पे बड़ी रानी होने के नाते उनका पहला कर्तव्य ये होता है कि बिना किसी बेईमानी के वो लड़ाई पूरी हो और उस लड़ाई में जो जीते उसको विजयी बनाया जाए। जब वृद्धि अखाड़े में उतरती है तो उस पांचों में से एक लबादा पहने हुए उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और उसको ललकारने लगता है, उसको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा होता है। वृद्धि जैसे ही इन दोनों की लड़ाई स्टार्ट होती है, वृद्धि फुर्ती दिखाते हुए उसको अपने दोनों हाथों में उठाती है और धड़ाम से एक बड़े से पत्थर पे पटक डालती है। उसके मुंह से जो चिल्लाने की आवाज़ आती है उस दर्द से कहरा उठता है। फिर वो उठता है और फिर से गुस्से और पूरी ताकत के साथ वृद्धि की तरफ बढ़ता है। वृद्धि फिर से उसको अपने नाखूनों से बुरी तरह से घायल कर देती है। उसके पंजे अचानक से ही उसके नाखून इतने बड़े हो उठते हैं जैसे
कोई तेज धारदार तलवार। उसके चेहरे पे वो निशान, उसके नाखून के साफ साफ सबको नज़र आ रहे होते हैं और उस निशान से बहता हुआ खून भी नज़र आ रहा होता है सबको। इन दोनों में बड़ी घमासान लड़ाई चल रही होती है और बहुत बुरी तरह से वृद्धि उसको मार रही होती है। वृद्धि अपनी ताकत पे उसको नाज नहीं होता, मगर वृद्धि को ये पता होता है कि अगर वो अपनी पूरी ताकत लगा के अगर वो किसी के साथ लड़ रही है तो उसके सामने वाला जो ओपोनेंट है उसके सामने टिक नहीं पाएगा। अब उसको हराने के लिए सामने वाले के दिमाग में तरकीब चलने लगती है। जैसे उसके करीब वो पहुंचता है, उसके कानों में वो कुछ फुसफुसाता है। फुसफुसाने के बाद थोड़े ही देर में वृत्ति वो बुत सी खड़ी हो जाती है। वो कोई मूवमेंट ही नहीं कर रही होती है। अचानक से ये क्या हुआ सबके समझ में नहीं आते और सब में शांति फैल जाती है। और जो काले लबादे में उसके साथ लड़ रहा होता है वो अचानक से आता है और वृत्ति को उठा के बहुत दूर तक फेंकता है। और फेंकने की वजह से ना वृद्धि के चिल्लाने की ना ही दर्द की कहराने का कोई आवाज़ ही नहीं आता है। वृद्धि चुपचाप ऐसे बुत की तरह, जैसे कि उसको कोई दर्द नहीं हुआ, कुछ पेन नहीं हुआ। उसकी अचानक से इस तरह से हालत होते हुए देख के सारे कबीले वाले बातें करने लगते, ये क्या हुआ, ये अचानक से बुत कैसे बन सकती है। और इधर वधु रात के अंधेरे में वो अपने बिस्तर पर लेटी होती है और उसको ये सपने में दिखाई दे रहा होता है कि कोई बुरी तरह से वृद्धि को कोई मार रहा है और वो दर्द के मारे चिल्ला रही है। उसके आधी रात में वधु की नींद खुल जाती है और वो भगवान के सामने जाती है और हाथ जोड़ने लगती है, भगवान प्लीज़ वृद्धि की रक्षा करना। अचानक से वृद्धि का वो बुत बना हुआ सिचुएशन, या यूँ कह लें कि वो जिस मंत्र में बंधी होती है, अचानक से उससे वो रिहा हो जाती है और वो एक लंबी छलांग लगाती है। फिर से अखाड़े में आके वो खड़ी हो जाती है। फिर से उसके कबीले वाले जो उसको सपोर्ट करते हैं, जो उसको रानी बना देखना चाहते हैं, वो एक बार फिर से वृद्धि 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 करके चिल्लाने लगते हैं और वो कहती है कि तुमने ये बहुत गलत किया, बहुत, और अब तुम्हारे साथ मैं क्या करूँगी तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। वृद्धि जो होती है वो एक तेज छलांग लगाती है और उसको अपने तेज़ नाखूनों से उसके गले पे वार करती है, जिसकी वजह से उसका गला कट जाता है और वो आधे में ही गिर जाता है। सब लोगों, चारों लोग जो उसके साथी होते हैं वो घबरा जाते हैं कि अब यही हश्र कहीं हमारा ना हो। तो वो तुरंत ही आके वृद्धि के सामने माफ़ी मांगने लगते हैं। माफ़ी दोनों हाथों से जोड़ के माफ़ी मांग रहे, रानी मुझे माफ़ कर दीजिए, हम लोगों ने आपको गलत समझा, हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आपके पास इतनी ताकत है। वृद्धि कहती है कि हाँ, तुम लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि मेरे पास इतनी ताकत है और मैं ये सारी चीज़ें कर सकती हूँ, मगर आज के बाद तुम सब ने अगर मेरे खिलाफ कोई भी षड्यंत्र रचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और सारे कबीले वालों को मेरे नियम कायदे मानने ही पड़ेंगे। जब वो बोल रही होती है तो उसके शब्दों में सख्ती साफ साफ दिख रही होती है और थोड़े ही देर में जो बड़ी रानी होती है, मतलब उसकी दादी, वहाँ से जा चुकी होती है। साफ साफ और क्लियर वो रानी बन चुकी होती है। वो यूँ कह ले कि वो बन भी नहीं चुकी होती है, वो ऑलरेडी रानी होती है और सब पे वो राज करने के लिए ही पैदा हुई होती है। उसका ये राज किसी को पता नहीं है कि वो भेड़ियों की रानी है। मायावन जंगल में वो अकेले राज करती है और वो अकेले ही राज करती रहेगी, ऐसा वो बोलते हुए और वहाँ से चली जाती है। पूरे कबीले वाले कहते हैं कि
इसीलिए किसी को अपने औकात से बढ़ के बातें नहीं करनी चाहिए। रानी ने मार दिया ना, अब देखो यही हालत होनी है। और तुम लोग भी समझ लो, रानी के खिलाफ नहीं जाना है। हालांकि चोट तो वृद्धि को भी लगी होती है, वो भी घायल हुई होती है, मगर उसकी चोट एक बार ही वो हाथ फिराती है और उसके चोट सारे गायब हो जाते हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रिद्धि के ज़िंदगी में इतने सारे रहस्य होते हैं कि अगर वधु को पता चले तो वो किस तरह से इस बात को लेगी, वृद्धि को भी नहीं पता होता है। मगर वृद्धि को ये बात क्यों पता चले, ये सबसे बड़ा मैटर होता है कि वृद्धि को क्यों पता चलेगा और वृद्धि क्यों पता चलने देगी। जैसे ही वो अपने घाव को भर रही होती है तब तक उसकी दादी आती है और कहती हैं कि तुमने आज जिस तरह से लड़ा और तुमने जीत हासिल की, मुझे उम्मीद यही था तुमसे वृद्धि, और तुम हमेशा अपनी मर्यादा को बनाए रखो, मैं यही चाहती हूँ। विजयी भवा। ऐसा बोल के दादी वहाँ से चली जाती है और वृद्धि अपने घाव को भरने में बिजी हो जाती है। धीरे धीरे अब सुबह होता है, सुबह का पहर। पहली किरण जैसे ही पड़ा होता है, अब आंखें खुलती हैं। आंखें खुलने के बाद वो चिड़ियों की चहचहाहट महल के चारों ओर गूंज रहा होता है, क्योंकि मायाबन जंगल में वो अकेला ऐसा महल होता है, इतना बड़ा घर एक महल की तरह, और उस महल की रानी वृद्धि आराम से सो के उठती है अपने आँखों को मसलते हुए, और उसकी आंखें खुलते ही सामने उसकी दादी खड़ी होती हैं। दादी सामने खड़ी होती हैं, कहती कि दादी क्या हो गया? तो कहती हैं कि तो कहते हैं कि क्या हुआ दादी, बोलेंगी आप? तो कहती हैं कि वो नीचे पुलिस वाले आए हैं। तो कहते हैं कि पुलिस वाले क्यों? तो कल अखाड़े में तुमने जिसको मारा था उसका शव मिल चुका है, उन लोगों को उनके हाथ लग चुका है। तो कहते कि मैंने तो बोलते थे उस बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए, वो मिला कैसे? शायद रास्ते में पुलिस वाले पेट्रोलिंग पे थे और उसी दौरान ये लोग उसकी बॉडी ठिकाने लगाने जा रहे थे, तो सचिन और गुलाटी उनको वो बॉडी मिल गई है। ऊपर से वो आशीष के मर्डर के भी बारे में जांच पड़ताल वो करे जा रहे हैं, तो इस वजह से तो वो बात करना चाहते हैं, वो नीचे बुला रहे हैं। वो जल्दी से जो नाइट ड्रेस पहनी होती है उसी नाइट ड्रेस में वो नीचे आती है। नीचे आने के बाद कहती है कि वो पूरा सीढ़ियों से भी नीचे नहीं आती है, वो ऊपर से बोलती है क्या हुआ इंस्पेक्टर, कोई प्रॉब्लम हो रही है? तो जैसे ही आवाज़ उसके कानों में सचिन के पड़ता है और वो सोफे पे बैठा हुआ होता है, तो सोफे से ही बैठे बैठे अपने सर को ऊपर उठाते हुए कहता है कि नहीं मैडम, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, मगर बस कुछ सवालों का जवाब चाहिए आपसे। तो कहते कि हाँ हाँ बिल्कुल। वो नीचे धीरे धीरे उतरते हुए आती है और दादी भी साथ में पीछे से उतरते हुए आती हैं। वो आके अपने पैरों को बड़े भाव से, बड़े तहज़ीब और तरीके से पैरों पे पैर चढ़ाते हुए, जैसे कोई राजा महाराजा अपने पैरों को अपने पैर पे चढ़ा के और बड़े शान और शौकत के साथ बैठते हैं। वो बैठती है, उसके बैठने के तरीके में वो साफ साफ ऐसा दिख रहा होता है कि वो इस महल की मालकिन है और इस महल में उसके मर्जी के बिना एक तिनका भी नहीं हिलता है। धीरे से गुलाटी चाय का सिप अपने गले से उतार रहा होता है। सचिन जैसे ही घूंट की आवाज़ आती है तो वो उसके तरफ देखने लगता है और उसको घूरता है। थोड़ी देर में ही गुलाटी अपने कप को हाथों में ही लेके एक टाइम पे सिमट जाता है और सचिन अपनी बातों को जारी रखते हुए आगे बोलता है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप दोनों ही इस महल में रहते हैं, तो
आप दोनों को डर नहीं लगता? तो कहते कि नहीं, हम क्यों डरें, हमारी प्रॉपर्टी है। और जहाँ तक मुझे पता है मायावन जंगल भी हमारी प्रॉपर्टी है। और तो कहते हैं कि आप लोग यहाँ कब से रह रहे हैं? तो उसकी दादी जवाब देती है कि हम यहाँ पे काफ़ी वक्त से रह रहे हैं और कुछ वक्त के लिए हम यूरोप चले गए थे। यूरोप में हमारा काम चलता रहा और वहाँ से हमें लगा कि अब हमारे देश, हमारे वतन हमें लौट जाना चाहिए, तो इसलिए हम वापस आ गए। फिर दादी की जवाब सुनने के बाद सचिन को थोड़ा अटपटा सा लगता है। फिर वो अपनी बातों को जारी रखते हुए कहता है कि तो बाकी आपकी फैमिली में और कोई नहीं है, आपके रिश्तेदार, सगे संबंधी? तो वृद्धि कहते कि है ना, मेरे 3 भाई हैं। तो भाई, आपके भाई भी है? तो कहते कि हाँ, वो अभी यहाँ नहीं है, वो आउट ऑफ कंट्री है और वही हमारे कारोबार को संभालते हैं। तो आप? तो मैं अभी कॉलेज में हूँ, आपने देखा ही होगा कॉलेज में मुझे। तो कहते हाँ हाँ, वो तो मुझे याद है। तो वैसे इंस्पेक्टर, अगर आपकी पूछताछ हो गई हो तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, क्योंकि मुझे कॉलेज जाना है और कॉलेज जाने के लिए मुझे देरी हो रही है। तो अगर आपका हो गया हो तो आप जा सकते हैं। उसके आवाज़ में ही एक एरोगेंसी और एक हुकूमत साफ साफ झलक रही होती है कि वो हुक्म चलाने के लिए पैदा हुई है, ना कि हुक्म सुनने के लिए। और जब ऐसे बात वो कर रही होती है तो उसके फेस पे ना कोई घबराहट होती है, ना कोई भाव होता है जिससे कि सचिन को कोई भी डाउट हो सके। स्वामी चैतन्य के आश्रम में जब सचिन ने सारे दांत और ये सारी चीज़ें देखी होती है, तो जैसे कि दादी ने बताया होता है कि ये लोग पेट्रोलिंग पे थे और जिसको उसने मारा था पूर्णिमा के राजेश भेड़िए को, उसकी बॉडी उनको मिली। उस बॉडी से रिलेटेड सचिन ने कोई भी सवाल नहीं किया था, मगर उसके दिमाग में सवाल तो बहुत से थे जिसका जवाब और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ वृद्धि और वृद्धि की दादी ही दे सकते हैं। मगर उनसे सच निकलवाना इतना आसान नहीं था। थोड़े ही देर में गुलाटी और सचिन उसके घर से बाहर अपने जीप के पास आके खड़े हो जाते हैं। गुलाटी कहते कि बड़े सज्जन लोग हैं, हाँ, हमें चाय पानी तक कराया और आप सर जी उनके पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। तो गुलाटी को डांटते हुए सचिन कहता है कि तुम अपना ज़्यादा दिमाग मत चलाया करो गुलाटी, जब तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं जाता है ना तो बिल्कुल अपने दिमाग को मत चलाया करो। तो पर सर जी, आप तो मतलब गलत ही जा रहे हैं ना, और आप ये 2 लड़की, मतलब एक तो बुड्ढी है और एक लड़की है, ये दोनों क्या ही कर लेंगे सर जी? तो कहते कि हमेशा जो आँखों को दिखता है वो ज़रूरी नहीं कि वही सही हो, और मुझे नहीं लगता कि ये जो लोग बोल रहे हैं वो सच है। इनके बोलने में और होने में फ़र्क है। स्वामी चैतन्य के आश्रम में उसने जो भी चीज़ें देखी होती हैं वो काफ़ी अलग होती हैं। गुलाटी और सचिन के दिमाग में जो शब्द होते हैं ना, बहुत हेर फेर हो रहे होते हैं, क्योंकि इतना बड़ा घर और इस जंगल में, बीचों बीच जंगल में घर होना और आसपास कोई भी आना जाना ना होना, उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल सचिन के दिमाग में दे रहे होते हैं, उठा रहे होते हैं। और स्वामी चैतन्य के आश्रम में उसने जो चीज़ें देखी होती हैं, यहाँ पे साफ साफ वो महसूस कर पा रहा होता है। फिर सचिन और गुलाटी वहाँ से चल देते हैं और कहते हैं कि ये जो हमें बॉडी मिली है इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुझे जल्दी से जल्दी ला के दो गुलाटी। तो कहते हैं जी सर, वो मैंने डॉक्टर साहब से बात कर ली है सर जी, वो जल्दी से जल्दी रिपोर्ट हमें दे देंगे और जैसे ही देंगे मैं आपको दे दूँगा। वृद्धि अपने एक कमरे में जाके अपने बॉर्डरों से कपड़े निकालती है और वो फ्रेश होने के लिए बाथरूम चली जाती है। बाथरूम से वो फ्रेश होके कपड़े उठाती है और कपड़े पहनने के बाद, खुद को तैयार करने के बाद, अपना बैग उठाती है और बाहर कमरे से आती है।
जैसे वो कमरे से बाहर आती है, उसकी दादी उसको आवाज़ देती है, वृद्धि। तो कहती है, जी दादी, तो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो कहती हैं कि बोलो दादी। तो कहती है, ऐसे नहीं, बैठो। वो बैठ जाती है सोफे पे और वेट करने लगती है कि उसकी दादी अब वो बोलें तो वो कुछ सुने या कुछ कह पाए। जैसे ही दादी की आवाज़ सुनने के बाद वो बैठती है तो कहती है, हाँ दादी बोलिए। दादी थोड़ी सी अपनी बातों को सोचने के बाद, टहलने के बाद कहती हैं कि वृद्धि। तो कहती है कि हाँ दादी, तुम्हारे तीनों भाई आ चुके हैं। तो कहती है, व्हाट? हाँ, तुम्हारे तीनों भाई आ चुके हैं और वो तीनों इसी शहर में हैं। तो कहती कि दादी, जब ये आपको पहले से पता था तो आप पहले क्यों नहीं बताई? तो कहती कि वो मैं तुम्हारे गुस्से की वजह से मैंने तुम्हें ये नहीं बताया। तो कहती कि दादी, अगर आपने ये पहले बता दिया होता तो ठीक है। वो है कहाँ तीनों? तो कहती हैं कि वो शाम को आज घर पे आ रहे हैं, तो तुम उनसे अच्छे से बात करना। कहती कि ठीक है दादी। और इधर सचिन बोलता है गुलाटी को कि जो हमें बॉडी मिली है तुम उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजो और जल्दी से जल्दी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंगवाओ। मैं उस रिपोर्ट को देखना चाहता हूँ। स्वामी चैतन्य के आश्रम हम जब गए थे तो वहाँ पे मुझे बहुत सारे सबूत तो मिले थे जिससे हम साबित कर सकें कि क्या सच है क्या झूठ। गुलाटी कहते कि सर जी आप क्या बोल रहे हैं, मेरे समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो कहते गुलाटी, बस तुम काम करो, आम गन्ने का काम मुझ पे छोड़ दो। तो कहता है कि ठीक है सर जी, मैंने डॉक्टर साहब को तो बोल दिया था, वो जल्दी ही रिपोर्ट हमें भेज देंगे। तो कहते कि भेज नहीं देंगे, तुम जाकर लेके आओ, मुझे कोई देरी नहीं चाहिए। कहते कि जी सर जी, आप मुझे इस चौराहे पे छोड़ दीजिए, मैं वहाँ से जाके हॉस्पिटल से रिपोर्ट करके लाता हूँ। कहीं ना कहीं सचिन के दिमाग में ऐसा सारी कड़ियाँ एक दूसरे से ऐसा लग रहा होता है कि जोड़ रही होती हैं। कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है। इतने बड़े जंगल में और 2 जने सिर्फ रहते हैं और इतने बड़े महल में कोई नौकर नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? सचिन सारे शब्दों को जोड़ तो रहा होता है मगर उसके पास कोई सबूत नहीं होता है। अब हमारी वृद्धि अपने घर से निकल चुकी होती हैं। निकलने के बाद अब वो सोचे जा रही होती हैं कि कहीं उस दिन जो हमला हुआ था वधू पे, कहीं उसमें सच में मेरे भाई तो नहीं थे? अगर वो इस शहर आ चुके हैं तो ये फिर से खूनों की होली भी तो शुरू हो चुकी है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसे अपने कबीले की और अपनी सच्चाई सबके सामने नहीं आने दे सकती। ये सोचते हुए वो अपनी कार ड्राइव कर रही होती है। थोड़ी देर के बाद वो वधू के घर के सामने जाके हॉर्न बजा रही होती है। वधू अपने घर से दादी को बाय करते हुए निकलती है। दादी मैं जा रही हूँ, वृद्धि आ गई है, काफ़ी लेट हो रहा है, कॉलेज ज़रूरी है दादी और एग्ज़ाम भी है। जैसे ही वो घर से निकल रही होती है उसके घर की टेलीफोन की घंटी बजती है और उसकी दादी उस टेलीफोन की घंटी सुन के उस फ़ोन को उठाने चली जाती हैं और दोनों ही एक दूसरे को बाय करते हुए, दादी से बाय करते हुए घर से बाहर निकल रही होती है और जैसे वृद्धि को सामने देखती है वो बहुत खुश हो जाती है। वृद्धि को सामने देख के उसको एक अलग ही एहसास हो रहा होता है। वो हल्की सी शर्मा रही होती है, घबरा रही होती है। मतलब एक साथ उसके दिमाग में ऐसे लग रहा होता है कि उसके स्टमक में 100 तितलियों को एक साथ छोड़ दिया हो और वो गुदगुदी किए जा रही हो। जैसे ही वो वृद्धि के सामने आती है कहती हाय गुड मॉर्निंग। तो कहती हाय गुड मॉर्निंग, कैसी हो, तबीयत ठीक है तुम्हारी अभी?
तो कहती है कि हाँ अभी मेरी तबीयत ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों पूछ रही हो? तो कहती कुछ नहीं, बस ऐसे ही। उसको कार में बड़े आराम से बैठाती है और वो कार स्टार्ट करती है। तो वृद्धि से वधु पूछती है कि वृद्धि, तो कहती है हाँ, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैं कुछ भूल चुकी हूँ। तो कहती है कि भूल चुकी हूँ मतलब? तो कहती है हाँ, वो ऐसा मुझे लग रहा है कि मतलब किसी ने जैसे ऐसा लग रहा है ना कि मैं कुछ भूल चुकी हूँ और मैं चाह के भी वो चीज़ें याद नहीं कर पा रही हूँ। वृद्धि को अचानक से वो इंसिडेंस जो वधु के साथ हुआ होता है, जो उसको चोट लगी होती है, जो उसको जख्म मिले होते हैं, वो सारी चीज़ें याद आने लगती हैं। और उसके जहन में उस हालत में देख के वधु को वृद्धि की जो हालत हुई होती है वो सोचने लगती है। और फिर सोचते सोचते कहती कि नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। और तुमको तो मैंने घर भी छोड़ा था और तुम सेफ भी हो, तुम्हारे साथ कुछ कहाँ हुआ है और तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? तो कहती कि नहीं, मैं तो पता नहीं, फिर जान दो, तुम सही कह रही हो। दोनों ही साथ में कार से जब वो जा रहे होते हैं तो सचिन की नज़र पड़ती है वृद्धि और वधु पे। दोनों ही साथ कॉलेज पहुंचते हैं। क्योंकि इन दोनों की दोस्ती कुछ ज़्यादा ही गहरी लगती है। ये जब देखो ये दोनों साथ ही नज़र आती हैं। वो एक चाय की दुकान पे चाय पी रहा होता है। धीरे से उन दोनों पे नज़र रखने के लिए वो थोड़ा सा केयरफुल हो चुका होता है। कहीं ना कहीं वृद्धि में उसको कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा होता है। उसमें कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उसके हाव भाव और उसके कपड़े दोनों ही मैच नहीं हो रहे होते हैं। उसके तरीके उसको कहीं ना कहीं शक दिला रहे होते हैं सचिन को। जैसे ही वो अपने कॉलेज में एंटर होते हैं, पहले से ही कॉलेज में एक डर का माहौल होता है आशीष के मर्डर की वजह से। आशीष का मर्डर किसने किया, कैसे हुआ, किसी को समझ नहीं आ रहा होता है। और उसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं प्रीति, वधु और भी जो 2-3 लोग होते हैं उन पे शक बना हुआ होता है। इंस्पेक्टर सचिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा होता है कि इस गुत्थी को वो बड़े आसानी और सुलझा पाए, मगर ऐसा होता नहीं है। उसको ये नहीं समझ में आ रहा होता है कि वो कैसे इस चीज़ को शॉर्ट करें, कैसे ख़त्म करें। क्योंकि अभी तक के टाइम में वो जितना भी कोशिश कर रहा होता है, कड़ियाँ और भी उलझती जा रही होती हैं। फिर ये दोनों कॉलेज पहुंचने के बाद अपने दोस्तों से वो मिलते हैं। उनके दोस्त जो कॉलेज में बहुत करीबी तो नहीं, कहने के लिए दोस्त होते हैं। अब उन दोस्तों के बीच जाके बैठ के जो कॉलेज में बातें चल रही होती हैं कि आशीष किसी चीज़ पे खोज कर रहा था और मुझे पता चला है कि इसी वजह से उसकी डेथ हुई है। तो कुछ कुछ लोग कहते हैं कि अरे यार, ऐसे खोज क्यों करना जिसमें जान ही चली जाए। तो एक जने बोलते हैं कि अरे, वो मुझे लगता ही था, पागल है, साइको है वो, कुछ ना कुछ खोजता ही रहता था। देखा नहीं है लाइब्रेरी में वो जाता था तो दिन भर तो वहीं पड़ा रहता था। सब लोग तो जानते हैं। सब ऐसी उल जलूल बातें कर रहे होते हैं, मगर प्रीति को सारी बातें समझ आ रही होती हैं। मगर उसकी मर्डर की जो गुत्थी होती है उसको भी समझ नहीं आ रही होती किसने किया है। और जिस कबीले में रहती है उस कबीले में किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि हाँ, वो उसके खिलाफ चले जाए कोई। अब वृद्धि भी अपने दिमाग में इस गुत्थी को सुलझा रही होती है। धीरे धीरे जैसे ही क्लासें लगने लगती हैं, क्लासेस लेने लगते हैं दोनों, और वधु का ध्यान जो होता है वो एक नज़रों से वधु वृद्धि को देखे जा रही होती है। तो उसकी एक कॉमन फ्रेंड जब बोलती है वधु को कि तू
वृत्ति को इतना गौर के क्यों देख रही है वधु? तो कहती है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो अपनी नज़र फेर लेती है और अपने बालों को अपने कानों तक फंसाते हुए कहती है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही सोच रही थी। तो कहती है क्या सोच रही थी? उसके तरफ देख के, या मुझे तुझ में कुछ गड़बड़ी लग रही है? तो कहती है कैसी गड़बड़ी, और मुझ में कैसी गड़बड़ी हो सकती है? तो कहती कि नहीं, तो जिस तरह से वृद्धि को देखती है वो अलग ही समझ आता है। तो उसका एक फ्रेंड होता है, वो बोलता है कि सही बात है, मुझे भी ये लगता है कि ये जिस तरह से वृद्धि को देखती है उस तरीके से किसी को नहीं देखती है। तो कहती है गाइस प्लीज़ ऐसी बातें मत करो। तो कहती कि हाँ हाँ, हम ऐसी बातें कर रहे हैं। अच्छा ये सुन, तो अभी तो फेयरवेल आ रहा है, अभी हमारी क्लासेस भी कंप्लीट होने वाली हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि तू बस ऐसे ही देखती रह जाए और कोई तीसरा बाजी मार ले जाए। तो बेटा अपने दिल को संभाल के रख, वृद्धि को कहीं कोई और ना उड़ा के लेके जाए। तो वो वधू चढ़ जाती, कहती कि तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो यार, मतलब किस ज़माने में रह रहे हो हैं? कुछ भी चल रहा है, मैं जा रही, तुम लोगों से मुझे बात ही नहीं करनी है। और वो कैंटीन की तरफ चली जाती है। काफ़ी वधू को मतलब छेड़ चुके होते हैं उसके दोस्त, और वो अकेले जाके कैंटीन में बैठी होती है। जब वो कैंटीन में बैठी होती है तो कहती है, ये कैसी बातें कर रहे हैं उलझुल, हाँ? मैंने कब वृद्धि को उस नज़र से मैं, तो फिर वो कहती है मैं उस नज़र और किस नज़र में कहाँ फंस रही हूँ? बट वो थोड़ी देर के बाद ही कैंटीन में भी वृद्धि सामने कॉफ़ी ऑर्डर कर रही होती है। तो जब देखती है कि अकेले वधु बैठी हुई है, तो वो अपना कॉफ़ी का मग जो रहता है वो उठा के और सीधे लाके उसके टेबल के सामने पड़ जाती है। तो कहती है क्या हुआ वधु, तुम इतनी परेशान क्यों? तो कहती है नहीं, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। तो ये कॉलेज में एक बहुत मतलब इंटेलिजेंट और ऑसम टीचर की एंट्री हुई होती है। वो टीचर जब एंट्री लेती हैं तो काफ़ी हॉट एंड सेक्सी होती हैं, मतलब लाइक वो टीचर टाइप होती नहीं है। मोस्ट ऑफ टाइम ये कह सकते हैं कि वो टीचर टाइप नहीं होती हैं। वो उसकी अभी अभी एंट्री हुई होती है, तो सब लड़के लड़कियां उसको आंखें भर के देख रहे होते हैं। तो वो भी कैंटीन में ही आती है। तो जैसे ही कैंटीन में आती है तो वृत्ति को देख के ऐसा उसको फील होता है कि वो उसको जानती है। सीधे वो रास्ते पकड़ते हुए आती है और कहती कि तुम वृत्ति हो ना? तो कहती कि हाँ मैं वृत्ति हूँ। तो कहती कि तुम तुम कहती कि हाँ मैं सुमन। तो कहती कि हाँ। तो बड़े दिनों के बाद वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और वधु जल भुन जाती है। जैसे ही वो हक करती है वृद्धि को, वृद्धि भी उसको हक करती है। तो वधु के मुंह की हवाइयाँ उड़ चुकी होती हैं। वो उसके चेहरे से जो रंगत होती है ना, अभी थोड़ी देर पहले वो बिल्कुल साफ हो चुकी होती है कि भाई ये मेरी बंदी है, तो उसको छोड़ दे, मत गले लगा। मगर वो वहाँ पे कह नहीं पाती है। व्हाट एन सरप्राइज, तुम यहाँ पे? तो कहती कि हाँ मैंने यहीं पे लेक्चरर की जॉब ज्वाइन की है। तो कहती कि तुम्हारी स्टडी कंप्लीट हो गई? तो कहती कि हाँ वो तो उसी वक्त हो गई थी, पर तुम इस कॉलेज में क्या कर रहे हो? तो कहती कि जो मैंने स्टडी छोड़ दी थी ना उसी को कंटिन्यू कर रही हूँ। तो कहती कि ओके, तो मतलब ये सौभाग्य मुझे मिला है कि तुम्हें मैं पढ़ा सकूं। तो कहती कि हाँ हाँ। तो कहती कि अब चलो, तुम्हारी क्लासेस तो अब लेना तो बनता है, अब मैं तुम्हारे अच्छे से क्लास लगाऊंगी। वो दोनों हंसी मजाक कर रहे होते हैं और इन दोनों की हंसी मजाक से किसी का दिल जल रहा होता है। वो होता है, कौन होता है वो सबको पता है। जैसे ही इन दोनों का मजाक और मस्ती का मूड स्टार्ट होता है, वो खड़े होके ही बातें करे जा रहे होते हैं और वधु इधर गुस्से से लाल हुए जा रही होती है। पहली बार यह टेंशन जो उसको हमेशा से वृद्धि का मिलता आ रहा था, अब वृद्धि का टेंशन किसी और के लिए होता है, और ये चीज़ वधु को बर्दाश्त नहीं हो रही होती है।
और सामने बैठ के वो अपने मुट्ठी को पीछे जा रही होती है, और ये दोनों और हँस-हँस के बातें किए जा रहे होते हैं। इन दोनों को इस बात का खबर ही नहीं होता है कि कहीं न कहीं वधू, अब गुस्सा आ रहा है उसको, वो अपनी मुट्ठी को पीछे जा रही होती है। मुट्ठी को पीछे जा रही होती है और कहीं एक जगह पे ऐसा भी होता है कि सुमन जो होती है वृत्ति के हाथों को होल्ड करके अपने हाथों में रखी होती है। बार-बार उसका ध्यान उस हाथों पे ही जा रहा होता है और उन दोनों की हँसी और भी आग लगा रही होती है। अब क्या होने वाला है और किसका क्या असर होगा वो कैसे पता चलेगा अगले एपिसोड में। तो अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड शब्बा खैर। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। बाय बाय। तो बताना ना भूलिएगा कि स्टोरी कैसी लगी।